हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनर ऑनलाइन स्टडी। आज हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी आपको पता है कि 1-2 महीने बाद हरियाणा के सभी एग्जाम होने वाले हैं। तो जैसे कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, हरियाणा पटवारी का एग्जाम है, या हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम है, या फिर जो भी हरियाणा का एचसीएस का एग्जाम जो स्पेशली ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता है। तो हरियाणा पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, आपको मैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन जीके के कवर कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जो ये क्वेश्चंस है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हरियाणा पुलिस का जो भी एग्जाम आने वाला है या जितने भी हरियाणा के एग्जाम आने वाला है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसे और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है खाली हरियाणा के एग्जाम के रिलेटेड है, ये जो भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्लास में क्या क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हरियाणा में आज तक पूछे जा चुके हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कवर कराए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको कवर कराए जाएंगे और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में टोटली कवर कराए जाएंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा या फिर वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो वही एग्जाम जो आजकल आपने देखा है कि बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएं। और अगर आपको इसी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपको इस साइट का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको डायरेक्ट वीडियो जो जो भी वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस है आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे ताकि आपका जो मटेरियल है आपको कलेक्ट करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। आपको एक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जितने क्वेश्चन आज कवर कराऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज का क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर द पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। कि अगर पर्सन को इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए तो 25 साल एज होनी चाहिए। अगर किसी को भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए तो कम से कम उसकी एज 25 साल होनी चाहिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जाके मैं आपको सबकी एज एक बार कवर करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है ताकि आपको कोई भी ज्यादा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आप ज्यादा सोचेंगे कि मैं जल्दी कर लूं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो आपको मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपका 3 महीने में जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे कवर करा सकूं। तो आपको ज्यादा वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो को पूरा देख के जाना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन कराया कि व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। तो 25 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय। ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में टाइप किए गए हैं। मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ समझाता जाऊंगा। अगर फिर भी कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो चाहता है कि हिंदी में टाइप होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं अगली बार जो क्लास होगी वो आपको मैं हिंदी में भी साथ साथ टाइप करा दूंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको आपका कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है कि फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर फील्ड बाय। जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वो फील्ड किए जाते हैं। एनी सिटीजन किसके द्वारा फील्ड किए जाते हैं वो बताना है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे इंडियन जितने भी होते हैं जिसका नाम सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपीयर्स है, जिसका नाम लिखा गया है, तो वो कोई भी लोकसभा नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है ताकि आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ट्रिकी है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के लेवल भी अगर देखा जाए तो कंपटीशन के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। ताकि आपको मैं इजी भी कराऊंगा और थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस नोट आउट करते जाना है। अगला क्वेश्चन है ए कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा पोल लॉस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही शी डड नॉट गेट हाउ मनी वोट। आपको बताना है कि जो कैंडिडेट है लोकसभा का कोई इलेक्शन लड़ता है
तो वो अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है वो उसको खत्म हो जाती है, कब हो जाती है, तो उसको कितने वोट नहीं मिलते जिसके कारण उसको खत्म की जाती है। तो आपको बताना है कितने वोट से, तो इसका आंसर है 1/6 ऑफ द वैलिड वोट। सबसे वैलिड वोट क्या होते हैं? वैलिड वोट का मतलब होता है कि आपने जैसे मैथ में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले और इतने इतने खराब हो गए या इतने इलेक्शन में वोट देने नहीं आए, जितने इलेक्शन में वोट देने आते हैं उसके जो वोट काउंट होते हैं और उसके वैलिड वोट गिना जाता है। तो उसका टोटल 1/6, अगर उससे कम उनको वोट मिला है तो उसको इलेक्शन जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो इसको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए मतलब मान लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैसे दूं, तो 6 अगर जैसे दे तो 24 अगर टोटल अमाउंट है, वैलिड वोट अमाउंट है, और अगर उसका 1/6 अगर उसको नहीं मिलता, मतलब 1/6 कितना हो गया, 4 हो गया, 1/6 कितना हो गया इसका, 4 हो गया। तो कम से कम उसको 4 वोट तो मिलने चाहिए, अगर उस जब भी उसका वोट जो है वैलिड कहलाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो थी लोकसभा की कितनी थी? अब प्रेजेंट में तो जो है मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितनी थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है फिर सोचना है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन देने से आपको आंसर कहीं ना कहीं आप सोचोगे पेपर में तो ऑप्शन मिलते हैं, पेपर में तो कई बार फिर ऑप्शन भी जो होते हैं कंफ्यूजिंग के होते हैं। आपको मैं ऐसे याद कराऊंगा ताकि आपको जो माइंड में हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन देखते याद आना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले ऑप्शन देके फिर सोचें। आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करने हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बताना है कितनी थी, तो थी कितनी थी, 550 थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कितनी है, 550 लिखी गई है। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा की सीटें नहीं हो सकती हैं, इससे कम हो सकती है जितनी मर्जी करना चाहें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा की सीट है स्टेट वाइज एलोकेशन किसके बेस पर की जाती है। तो आपको बताना है किसके बेस पर की जाती है। जैसे मान लीजिए पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एरिया होगा, लैंग्वेज हो गया, तो आपको बताना है किसके बेस पे की जाती है। तो किसके बेस पे की जाती है, पॉपुलेशन के बेस पर की जाती है। किसके बेस पे की जाती है, पॉपुलेशन के बेस पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन दी लोकसभा। टोटल सीटों में से कितनी सीट रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा के अंदर। तो आपको बताना है कि कितनी सीट जो है रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट की लोकसभा के अंदर। तो इसका आंसर है टोटल 84 सीट जो होती हैं ये लोकसभा में किसके लिए रिजर्व होती हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की जाती हैं। इसको इंक्रीज कर दिया गया, पहले कितनी थी अगर पूछें तो पहले कितनी थी, पहले 79 थी। जो पहले कितनी थी, तो पहले 79 थी। तो उसके बाद जब डेलिमिनेशन एक्ट 2002 आया था तो उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया गया था। तो टोटल कितनी है आपका क्वेश्चन पूछे तो 84 है। अगला क्वेश्चन है who holds power to appoint a nomination from the Anglo Indian community in the लोकसभा। जो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो मेंबर हैं कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आपको बताना है किसके पास पावर होती है अपॉइंट करने की। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए किसके पास पावर होती है। तो आपको बताना है लोकसभा में नॉमिनेशन करने की पावर किसके हाथ में होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके हाथ में होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने को मेंबर अपॉइंट करता है, तो टोटल 2 मेंबर अपॉइंट करता, नॉमिनेट करता है लोकसभा में। और राज्यसभा में पूछे तो कितने करता है, तो राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन दी लोकसभा। मैं आपको आज पार्लियामेंट के ही मेन क्वेश्चन कराऊंगा लोकसभा से रिलेटेड, फिर आपको मैं राज्यसभा से रिलेटेड कराऊंगा, फिर मैं आपको पार्लियामेंट बिल से रिलेटेड कराऊंगा ताकि आपका पार्लियामेंट का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यही क्वेश्चन अगर आप करके चले जाएंगे तो आपका पेपर में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन दी लोकसभा। कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, तो आपको बताना है। तो आर्टिकल किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 330 के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 330 के अंदर दिया गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा सका है। अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है बिफोर कंप्लीटिंग इस टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। अगर लोकसभा 5 साल की होती है, जैसे आपको पता है कि लोकसभा का टर्म पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड 5 साल का होता है। अगर उससे पहले अगर वो डिसॉल्व की जाती है तो किसके द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है, तो आपको उसका आंसर बताना है किसके द्वारा की जा सकती है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है किसके रिकमेंडेशन पर, पीएम की रिकमेंडेशन पर। जब पीएम को लगता है कि उसकी जो उसकी लोकसभा में जितने मेंबर हैं उनकी सरकार गिर चुकी है, तो वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमारी सरकार गिर चुकी है, तो उसको लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। तो किसकी रिकमेंडेशन पर, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर किया जाता है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं पार्लियामेंट की आपको एक सेपरेट क्लास टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, ताकि आपको, अगर आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको पार्लियामेंट के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं मैं आपको वो एक वीडियो में कवर करा दूंगा। थोड़ी क्लास लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। तो आप अगर जैसा आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं और आपका जो भी एग्जाम हो वो क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है कि सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। तो सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, तो बताना है कि जो सेशन होता है लोकसभा का 2 टाइम्स इन द ईयर। वैसे तो कितने सेशन होते हैं हमारे लोकसभा में, कोई पूछे तो टोटल इस टाइम 3 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 3 सेशन होते हैं। वैसे जो लोकसभा में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 टाइम्स इन ए ईयर, मतलब कम से कम 2 सेशन तो होने चाहिए एक साल के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वोरम ऑफ द लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। जो क्वोरम होती है, क्वोरम क्या होती है, quorum is the minimum number of member required to present in the house before it can transact any business as provided by। आपको बताना है quorum क्या, मैंने बताया मिनिमम मेंबर। कोई भी अगर बिजनेस, कोई भी ट्रांजेक्ट करनी है बिजनेस का, तो कम से कम मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई भी बिल पास करना है तो मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो उसको quorum कहलाया जाता है। तो आपको बताना है कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका कम से कम 1/10 होना चाहिए। तो अगर आप बताया जाए किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 के अंदर बताया गया है। और कौन से पार्ट के अंदर, तो आपको ये चीज भी है याद रखनी है। वैसे तो आर्टिकल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पार्ट पूछ ले तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 103 के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। आपको बताना है करंट नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा कितनी है, टोटल कितनी थी, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 550 कर सकते हैं। और इस टाइम करंट मेंबर ऑफ द लोकसभा कितनी है, तो 543 है। कितनी है, 543 है, 543 है। और जो प्लस कितनी है, प्लस 2 नॉमिनेट की जाती है, तो कितनी होगी, 545 होगी, 545 होगी। 543 पर जो है इलेक्शन लड़े जाते हैं और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन। जो यूटी होती है, जितनी भी हमारी यूटी है, कितनी यूटी है, टोटल 8 यूटीज है। पहले तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इस टाइम प्रेसिडेंट में कितनी यूटीज है, टोटल 8 यूटीज है। द यूटी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, जो यूटीज हैं वो गेट रिप्रेजेंटेशन किस में अंदर देती है, तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना कि लोकसभा, खाली लोकसभा के अंदर नहीं, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर यूटी गेट रिप्रेजेंटेशन अपना देती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूटी टू द लोकसभा। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर यूटी ऑफ द लोकसभा, तो आपको बताना है कितनी होनी चाहिए, तो टोटल 20 होनी चाहिए। तो लोकसभा यूटी जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, टोटल जितनी भी सीटें हैं और यूटी के अंदर टोटल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जो बताया गया है, उससे कम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटी इन द लोकसभा, तो कितनी होनी चाहिए, टोटल 20 होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम से ही उठाए गए हैं। आप, क्योंकि एक लेवल होता है, आप अगर आप देखो तो एक एग्जाम का लेवल होता है, हम तैयारी करते हैं यहाँ तक, इससे ऊपर हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो आजकल एग्जाम पूछा जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे जाकर होता है। अगर हम कोई बार पॉइंटों में खड़े रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तैयारी कहाँ तक करते हैं, हम तैयारी सिर्फ इस पॉइंट तक कर रहे हैं, इस गैप को हम पूरा नहीं करते हैं। अगर हम इस गैप को पूरा कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इस लेवल तक तैयारी रखनी है अपनी। अगला क्वेश्चन है कि द टेन्योर ऑफ द विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर। तो आपको बताना है किस लोकसभा, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा
अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है कि कौन सी लोकसभा के अंदर जो था वो उसका टेन्योर 6 साल का था। तो आपको बताने कब था, फिफ्थ लोकसभा के अंदर। फिफ्थ लोकसभा का जो टेन्योर था कब से कब तक था, ये भी आपसे पूछे तो 1971 से लेकर कहां तक था, 1977 तक था। 1977 तक था। ये इमरजेंसी की वजह से इसका जो पीरियड था लोकसभा का ये एक्सटेंड हुआ था। किसकी वजह से, इमरजेंसी की वजह से एक्सटेंड हुआ था। तो फिफ्थ लोकसभा का अगर आपसे पूछे तो फिफ्थ लोकसभा का जो टेन्योर था एक ही बार 6 साल का हुआ है, तो कौन सा था, फिफ्थ लोकसभा 1971 से 1977। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट सेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा मेंबर है लोकसभा के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से मेंबर हैं, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। लोकसभा के कितने रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ से, तो टोटल लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 80 है। कितने हैं, 80 है। इस टाइम प्रेजेंट कितने हैं, टोटल 80 है। ये यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये नहीं कि यूपी में पूछा गया है, तो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने लार्जेस्ट मेंबर इन द लोकसभा कहां से आते हैं, तो यूपी से आते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कब हुए थे, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कब हुए थे, 1951 में हुए थे। कब हुए थे, 1951 में हुए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे कब हुए थे, 1951 में हुए थे। कब से कब तक कब चले थे, ये अक्टूबर, ये आपको याद रखना है, अक्टूबर से लेकर जो 1952 फरवरी तक चले थे। कब से कब तक चले थे, 1951 से लेके 1952 फरवरी तक चले थे, और ये अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि हु द लीडर ऑफ द लोकसभा। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। मेरे को पता है इसका आंसर ज्यादातर बच्चे क्या देंगे, तो आपको थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है कि हु द लीडर ऑफ द लोकसभा। सभी को तो ये लगेगा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का लीडर होता है, नहीं, लेकिन जो लोकसभा का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द, जो उसकी लोकसभा की मेजोरिटी होती है वो उसका हेड होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और वो कौन होता है, वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर और लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। जो लीडर होता है लोकसभा वो मेजोरिटी पार्टी का ही तो होता है, तो उसको उसी को जो लीडर होता है वो लोकसभा का कहा जाता है। और इसलिए जो लीडर होता है लोकसभा का कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक तो था कि सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा मेंबर यूपी से आते हैं, तो एरिया वाइज बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप मेरे एक एक क्वेश्चन को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। तो इसका आंसर है लद्दाख, जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की मानी जाती है। अगर वैसे तो इसमें आपसे नहीं पूछेंगे कितनी स्क्वायर किलोमीटर है, अगर आपसे कोई पूछे तो 173266 स्क्वायर किलोमीटर, 173266 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ए सीट ऑफ द एमपी मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिक्लेयर वैकेंट। अगर वो वैकेंट है कि किसी कारण वो अब्सेंट है, तो फ्रॉम कितने टाइम तक वो अब्सेंट रह सकती है, कितने टाइम तक वो अपने आप को सीट को वैकेंट रखी जा सकती है। अब्सेंट है कितने टाइम तक रखी जा सकती है, ओनली 2 मंथ्स तक रखी जा सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि कौन कितने टाइम तक रखी जा सकती है, ओनली 2 मंथ्स तक रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो आपको बताना है जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसके द्वारा अपॉइंट इलेक्ट किया जाता है। तो ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा ये डिसाइड करते हैं कि किसको स्पीकर बनाना है। जो मेजोरिटी पार्टी का ही स्पीकर होता है, जिसकी सरकार होती है उसी का स्पीकर होता है। और ये जितने भी मेंबर होते हैं जो मेजोरिटी पावर में होते हैं वही मेंबर सिलेक्ट करते हैं कि इस बार लोकसभा का स्पीकर किसको बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट रेजिग्नेशन।
जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अगर वो उसको रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, या किसको देगा। अब आप इसको सोच समझ के इसको वीडियो को पॉज करना और सोचना कि अगर जो स्पीकर होता है लोकसभा का किसको रेजिग्नेशन देगा, तो किसको देगा, द डिप्टी स्पीकर को देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, किसी को नहीं देगा, वो जो डिप्टी स्पीकर होता है उसी को देगा, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, अगर डिप्टी स्पीकर अगर रेजिग्नेशन चाहता है तो किसको देगा, तो वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव, जो लोकसभा का स्पीकर होता है कैसे रिमूव किया जा सकता है। अगर मान लो कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको रिमूव करना है अगर मेजोरिटी पार्टी को, तो कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको बताना है बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास ए मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर। ऑल द मेंबर्स जो होता है हाउस की, उसकी मेजोरिटी अगर पास हो जाएगी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो जो लोकसभा का, तो उसको स्पीकर को डिसोल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु इज द जनरली अपॉइंटेड एज द प्रो टर्म स्पीकर। जो प्रो टर्म स्पीकर होता है, पहले तो आपको बताना है कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है। इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है। उससे पहले आपको मेरे को ये नहीं कि मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है, क्योंकि प्रो टर्म स्पीकर ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है, कि पता ही नहीं होता कि प्रो टर्म स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, प्रो टर्म स्पीकर होता क्या है। वैसे तो अगले क्वेश्चन में इसका आपको पता चल ही जाएगा कि प्रो टर्म स्पीकर कि कौन होता है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि प्रो टर्म स्पीकर, आपको मुझे फिर भी बताना है कि जनरली कौन होता है प्रो टर्म स्पीकर। वैसे तो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है लोकसभा में, जो सरकार अपॉइंट होती है उसी को प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है। प्रो टर्म स्पीकर होता है जो और जो मित्र मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रो टर्म स्पीकर का किया जाता है। चलो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता देना, जो 2019 में सरकार बनी थी, 2019 में जो मोदी जी की सरकार बनी थी उस टाइम प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाया गया था। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ द प्रो टर्म स्पीकर इज टू, तो आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ द प्रो टर्म स्पीकर इज टू, जो फंक्शन होता है क्या होता है, मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के जो अपॉइंट होकर आए होते हैं उनको ओथ दिलाने का काम किसका होता है, प्रो टर्म स्पीकर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट स्पीकर है वो लोकसभा का कौन था। तो सिंपल आंसर है, सबको पता होता है किसका कौन था, जीवी मालवेकर। अगर किसी को नहीं पता तो उसको याद रखना है कि फर्स्ट स्पीकर लोकसभा का कौन था, तो जीवी मालवेकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा था। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थी, तो मीरा कुमार थी। और कब थी ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आपको बताना है कि मीरा कुमार कब से कब तक जो प्रो टर्म स्पीकर थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रो टर्म स्पीकर कांग्रेस सरकार में थी। अब आपको बताना है कि कांग्रेस सरकार में कब थी, 2004 से 2009 में थी या 2009 से 2014 में थी। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कब थी। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ द डिप्टी स्पीकर इन प्रेजेंट द लोकसभा हैज राइट, अगर डिप्टी स्पीकर मतलब जो स्पीकर होता है उसकी जगह अगर डिप्टी स्पीकर ले जाता है तो उसके पास कौन से राइट होते हैं। कई बार क्या होता है स्पीकर रेजिग्नेशन दे रहता है या स्पीकर कहीं बीमार होता है या वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह लेता है, तो उसके पास क्या राइट होता है वो आपको बताना है। वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स, तो उसके जो वोट्स होते हैं उसमें इक्वालिटी ऑफ वोट्स का उसको जितनी भी काम मिल जाता है, मतलब उसकी पावर बढ़ जाती है अगर वो लोकसभा को मतलब चला रहा होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। वैसे आप सोचोगे कहीं कभी तो देखा ही नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी आप बहुत नीचे लेवल पे खड़े हैं, आपको वो ऊपर लेवल तक तैयारी करनी है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन था, तो कौन था, पीए संगमा था। कौन था, पीए संगमा। कब था ये आपको बताना है, 1996 में था, 1996 में 1996 में जो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर कौन था, पीए संगमा। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो 1996 में किसकी सरकार थी। आपको देख के नहीं बताना है, आपको सोच के बताना है कि 1996 में किसकी सरकार थी, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है अगर याद होंगे जब भी आप एग्जाम में तैयार हो पाएंगे अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है कि द लोकसभा सेक्रेटरीट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, जो लोकसभा सेक्रेटरीट होता है कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में होता है? तो आपको बताना है किसके डायरेक्ट कंट्रोल में, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा सेक्रेटरीट होता है किसके अंदर होता है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसको मैंने आपको 30 से थोड़ी थोड़े कंसेप्ट और बताए हैं, ताकि आपके कम से कम 50 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो गए हैं। तो अगर आपको जितने अगर आपको जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताने के लिए कहा है, आपको उसमें कमेंट करके जरूर बताने हैं, ताकि अगली क्लास में मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा, और जो उसको बताएगा मैं उसका नाम भी डिक्लेयर करूंगा कि किसका आंसर ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक पेज पे जितना हो सके उसको शेयर करें, और आपको पीडीएफ भी मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। Thank you so much.